Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first article here is related to RBI which cuts the repo to 5.5% also reduces the CRR. तो यहाँ पर दो important terms हमें देखने को मिलती हैं, that is repo rate, repurchasing rate है, right, and CRR, cash reserve ratio. तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं, this is important for prelims as well as for the GS पेपर 3 इकोनॉमी का जो आपका पार्ट होता है वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेपो रेट होता क्या है, जस्ट इन केस. जैसे कि हमें पता है हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो किसी ना किसी इंटरेस्ट रेट पर हमें देता है, राइट. तो इसी तरीके से बैंक्स भी जब बैंक्स को इमरजेंसी में या कभी भी बैंक्स को पैसा चाहिए होता है, उनको लोन लेना होता है, तो वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं. तो जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है जब बैंक्स, मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एसबीआई के, एसबीआई के पास अब पैसा नहीं है, एसबीआई को लोन लेना है, तो वो लोन कहां से लेगा? वो लोन लेगा आरबीआई से. तो आरबीआई जिस रेट पे इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ द इंटरेस्ट पे उनको लोन देगा एसबीआई को, उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट. अब यहां पर इसमें जो कट देखने को मिला है उससे क्या फायदा होने वाला है कि मान लो अब तक अगर जो रेट था वो 6 था, 6.5 था लास्ट ईयर, अगर हम बात करें सितंबर दिवाली के टाइम पर भी, इवन फरवरी के टाइम तक हम बोले तो वहां तक जो रेट था दैट वाज 6.5 एंड अब उसको रिड्यूस करके 5.5 ले आए हैं. ये एकदम से सारा बेस पॉइंट नहीं काटा है, यहाँ पर धीरे धीरे फेज्ड मैनर में जो कट है रेपो रेट में वो देखने को मिलता है. तो जो रेपो रेट है उसमें कट से होगा क्या? जैसे जो रेपो रेट है उसके अगर वो कम होगा तो बैंक्स ज़्यादा पैसा ले पाएंगे, और अगर बैंक्स के पास ज़्यादा लिक्विड मनी होगा तो वो भी जो ट्रांसमिशन है इसका बेनिफिट का वो आम जनता को दे पाएंगे. एंड जब आम जनता इजीली लोन अवेल कर सकेगी, सस्ता लोन ले सकेगी, कम इंटरेस्ट रेट पर ले सकेगी, तो उसके पास लिक्विड मनी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होगा. एंड इसकी वजह से जो है हमारी इकोनॉमी में एक ग्रोथ देखने को मिलेगी, जीडीपी को बूस्ट देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी. तो जब भी हम बात करते हैं कि जब भी अगर आपको मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है तो उसमें रेपो रेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जब भी अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन, मान लो अब जैसे पैसा ज्यादा आएगा मार्केट में तो उसकी वजह से डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, राइट. नॉट डेफिनेटली बट येस देयर आर चांसेस कि उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ सकती है. तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है आरबीआई को तो वो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. तो ताकि जो बैंक्स हैं वो अपना पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर दें आरबीआई के पास, एंड ताकि जो लोन्स हैं वो महंगे हो जाएं. एंड इसी वजह से क्या है, यहाँ पर जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं. तो ये सारा जो केस होता है रेपो रेट का, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ये किस लिए होता है? टू दीज आर सम टूल्स टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द मार्केट. ऐसे ही कैश रिजर्व रेशो है. तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या है कि एक परसेंट फिक्स किया गया है आरबीआई की तरफ से कि इतना परसेंट आपके टोटल डिपॉजिट का आपने आरबीआई के पास सेफ रखना है. ये बस क्या है? सेविंग्स मान सकते हो आप कि मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं तो उसमें से 4 करोड़ रुपए आपने आरबीआई को बस यूं के यूं दे देने हैं और उनको भूल जाना है, ठीक है. तो ये होता है कैश रिजर्व रेशो. तो ये दोनों चीजों में क्या मिला है? यहाँ पर हमें कट देखने को मिला है. अगर इन दोनों चीजों में कट देखने को मिला है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा कि बैंक्स के पास अब पैसा ज्यादा अवेलेबल होगा और वो भी सस्ते रेट पर, आरबीआई से सस्ते रेट पर. तो इसी वजह से जो ये बेनिफिट है वो अब कहां पर ट्रांसमिट होगा? वो आम जनता के लिए ट्रांसमिट होगा, जिसकी वजह से वो पैसा जल्दी से मनी सप्लाई जो है वो कहां चला जाएगा? मार्केट में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है इंडिया में देखने को मिलेगी. दिस इज टू रिवाइव द इकोनॉमी. ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में. तो यहां पर बात करी गई है ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया है. आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, एक और नाम आपको देखने को मिला है यहाँ पर, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. तो एक फाइनेंस एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग एक बॉडी बनाई गई थी वाया मेमोरेंडम बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई. वहां पर ये डिसाइड किया गया था कि एक हम 6 मेंबर कमेटी बनाएंगे, दैट इज सेंटर यहाँ पर क्या बनाएगा? एक 6 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें 3 मेंबर्स होंगे आरबीआई की तरफ से, 3 मेंबर्स होंगे गवर्नमेंट की तरफ से. तो जो 3 मेंबर्स होंगे उसमें आरबीआई के गवर्नर चेयरपर्सन होंगे, देन डिप्टी जो
गवर्नर हैं आरबीआई के वो भी उसके मेंबर रहेंगे, और एक ऑफिशियल जो कि आरबीआई के बोर्ड्स सेलेक्ट करके उसमें एमपीसी में डाल देते हैं, एमपीसी में नॉमिनेट कर देते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, राइट। जब ये 6 मेंबर्स की बात करते हैं तो कोरम होता है एक, ये आपने लोकसभा में देखा होगा कि किसी भी चीज कोई मीटिंग कन्वीन करने के लिए एक मिनिमम स्ट्रेंथ यहाँ पर होनी बहुत जरूरी है। तो एमपीसी की मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 4, ठीक है। जो कोरम है दैट शुड बी 4, तो मिनिमम 4 मेंबर्स होने जरूरी हैं, तभी कोई डिसीजंस लेना बनता है। एंड यहाँ पर मेजॉरिटी बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, और जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म है 4 इयर्स तक, एंड बाद में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कमेटी है ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। इन्फ्लेशन जो बैंड है, अब ये इन्फ्लेशन का जो टारगेटिंग है ये भी जिम्मेदारी किसको दी हुई है, ये जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ने आरबीआई को दी हुई है कि आप उनको एक बैंड दे दिया है कि 4% प्लस माइनस 2%, कि ये जो बैंड है 2% से लेके 6% तक की जो इन्फ्लेशन है उतना ही रह सकता है। इससे ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहां पर फिर से अब देखने को मिलेगा आपको कि जो रेपो रेट है उसको घटा के अब 5.50 कर दिया है। इसकी वजह से क्या होगा, इमीडिएट रिलीफ मिलेगा इन दी लोन, सस्ते हो जाएंगे लोन, मार्केट में पैसा ज्यादा चला जाएगा। सेपरेटली आरबीआई ऑल्सो डिसाइडेड टू रिड्यूस द सीआरआर बाय 100 बेसिस पॉइंट। तो यहां पर जो सीआरआर है उसको भी 100 बेसिस पॉइंट, जस्ट इन केस अगर आपको यहां पर देखने को मिले कि 5% पर फिक्स है तो उसमें 100 पॉइंट का एक साथ यहां पर जो कमी देखने को मिल रही है कि आपको पहले 5 करोड़ डिपॉजिट करने पड़ रहे थे, तो अब आपको सिर्फ कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 4 करोड़ डिपॉजिट करने पड़ेंगे, राइट। तो यहां पर ये किस लिए है, ताकि सफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लिक्विडिटी रहे बैंकिंग सिस्टम में और जो कि आगे जा सके मार्केट्स में, राइट। देन यहां पर बात करें सीआरआर विल बी रिड्यूस टू 3%। तो मैंने आपको बताया था कि 4% मिनिमम चाहिए होता है। सीआरआर अभी तक जो लिमिट सेट थी वो 4% तक थी, लेकिन अब उसको घटा के कितना कर दिया है, 3% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट, जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट पब्लिक जो बैंक्स के पास होता है पब्लिक का, उसको हम यहाँ पर एनडीटीएल बोलते हैं। तो उसका 3% ही मान लो, उसको सिर्फ 3% ही क्या करना पड़ेगा, सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो काफी हमें यहाँ पर बूस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। तो हमने एमपीसी के बारे में डिस्कस किया, हमने सीआरआर के बारे में डिस्कस किया, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेपो रेट आल्सो, एंड इसके जो इन्फ्लेशन पर बेनिफिट्स एंड जो रिपरकशंस आते हैं वो भी देखने को मिले। अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या इंपैक्ट होगा, एंड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा जल्दी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यस्टरडे अगर आपने वो कल के आर्टिकल नहीं देखा है तो पहले वो आर्टिकल आप जाके देखिए, उसको पढ़िए पहले, देन यू कैन रीड दिस आर्टिकल। यहाँ पर अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पहलगाम अटैक के बाद बहुत ही जल्दी कुछ नए इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशंस किए गए हैं, एंड ये बोला गया है कि ये डिफीट है एनिमी की। उनको लगा था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अगर वो टेरर अटैक कराएंगे तो टूरिज्म बहुत कम हो जाएगा और जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर से पहले जैसी कंडीशंस यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे इनॉग्रेशंस डिक्लेयर करने के बाद ये दिखाया जा रहा है कि हम कैसे कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं एनिमी का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम से है, दैट इज दीज 3 ब्रिजेस, 3 मेजर रेल प्रोजेक्ट, यहां पर 3 ब्रिजेस नहीं 3 मेजर रेल प्रोजेक्ट्स यहां पर इनोग्रेट करे हैं। पहला है चेनाब ब्रिज, चेनाब ब्रिज जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज, जैसे कि अगर आपने फोटो देखी होगी इस चेनाब ब्रिज की, तो वो एक आर्क पे है और वो इस तरीके से कि इंजीनियर मार्बल बनाया हुआ है कि अगर वहां पे, बिकॉज यू नो दैट ये जो हिमालयस में बनाया गया है तो वहां पर अर्थक्वेक प्रोन भी है, वहां पर कोई अगर बहुत तेजी से हवा भी चल रही है तो उससे भी बचा जा सकता है। इवन इफ जो 8 पिलर्स है उसमें से एक पिलर हट भी जाएगा तो भी, अगर कम स्पीड पे ट्रेन चल रही है तो भी वो क्या होगा, यहाँ पर वो जो पुल है वो नहीं गिरेगा, वो यूं का यूं खड़ा रहेगा। वो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी पैराबोलिक आर्कवे। पैराबोलिक आर्कवे इज मेंट, अगर ये कहीं पर भी आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है पैराबोलिक आर्कवे, तो दैट इज मेंट टू बियर अ लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ लोड बियरिंग है। और जो इसकी चिनाब जो ये रेलवे ब्रिज है इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाई हैं।
right? It has taken decades to be inaugurated, but yes, finally it has been inaugurated, and it is the world's highest arc bridge, railway arc bridge. And then Anji bridge की बात करें तो ये पहला ऐसा केबल स्टेड रेल ब्रिज है, एंड वंदे भारत ट्रेन सर्विस ऑल्सो हैज बीन स्टार्टेड। और ये बोला जा रहा है कि ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि कश्मीर रीजन को, जम्मू रीजन को मेनलैंड से एक साथ जोड़ा जा रहा है, पहली ऐसी पैसेंजर ट्रेन हमें देखने को मिलती है। देन इसके बाद यहाँ पर बोला गया है दैट जो इकोनॉमी को ये कैसे बूस्ट करने वाले हैं, यहाँ पर कश्मीर के एप्पल्स की बात करी गई है। जो कश्मीर के एप्पल्स हैं ये मेजर मार्केट्स में पहुंच पाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा चिनाब रेलवे ब्रिज। तो जो से अगर आपको ये भी पता होना चाहिए, जो अंजी रेलवे ब्रिज है वो अंजी रिवर पे है, और अंजी रिवर चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, और चिनाब रेलवे ब्रिज इज ऑन दी चिनाब रिवर इटसेल्फ, राइट। देन ये इससे हमें हेल्प क्या होगा, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं, हमें कनेक्टिविटी देते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट देते हैं, ट्रेड को बूस्ट करते हैं, राइट। और जो वहाँ के आर्टिजन्स हैं उनकी लाइवलीहुड को इंप्रूव करते हैं, न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देते हैं। प्लस जो रेलवे, जो पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है, उससे जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको भी यहाँ पर क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, राइट। कश्मीर एप्पल विल गेट इन द मार्केट, ड्राई फ्रूट्स है, कश्मीर रिनाउंड पश्मीना शॉल्स हैं। देन साथ में यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, उनको भी बहुत आसानी से क्या किया जाएगा, अब ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर उनको मिलेगा, जिसकी वजह से कश्मीर की, या फिर हम कहें जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल की जो इकोनॉमी है उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर बूस्ट देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर ये आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक 800 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल अनअर्थ किया गया है मदुरई में। यहाँ पर ये अनअर्थ किया गया है, इसको डिग किया गया है फ्रॉम इन दी मदुरई। अगर हम स्पेसिफिकली स्टेट की बात करें तो इट इज इन तमिलनाडु। एंड अगर ये कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है तो ये बिलोंग करता है शिवा से, शिविज्म से बिलोंग करता है, शिव टेम्पल इसको बोला जा रहा है। यहाँ पर जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक सेल डील हुई है, राइट, ये बता रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, द इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर है डीड ऑफ अ वाटर बॉडी, एक सेल हुई है वाटर बॉडी की बाय चीफटेन ऑफ विलानाडु एंड टू वन नाम्बी पेरम्बाला कुथान। तो यहाँ पर ये जो नाम है ये उधर के रूलर्स के नाम हैं एंड चीफ्स के नाम हैं। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ड्राई लैंड के साथ साथ यहाँ पर ये बेचा गया था 64 कासों में, मतलब जो उस समय पे कॉइन्स चल रहे थे उनमें। यहाँ पर उस समय रूल कौन कर रहा था, लेटर पांड्याज रूल कर रहे थे। और इसकी जो डेट है वो कहाँ तक लगाई गई है, अंदाजा जो लगाया गया है 1217 से 1218 AD तक, 1217 AD से 1200 AD तक इसका जो टाइमलाइन है वो रखा गया है। एंड मोस्टली यहाँ पर कौन रूल कर रहे होंगे इस समय पर, प्रॉपरली अगर हम देखें तो यहाँ राजा का नाम दिया गया है मरावर्मन सुंदरा पांड्या। तो ये लेटर पांड्याज में आते हैं, दे आर नॉट दी वंस ऑफ दी संगम एज। संगम एज वाले पांड्याज नहीं है, क्योंकि वो तो 3rd सेंचुरी AD वाला टाइम पीरियड है। ये हैं लेटर पांड्याज, जब वे रिवाइव करके दोबारा से ये जो डायनेस्टी है दोबारा से यहाँ पर एस्टैब्लिश करी गई थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अभी जो शिवा टेम्पल है रिसेंटली वो डिस्कवर हुआ है, तो वहां पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, लेटर पांड्याज रूल कर रहे थे, टाइमलाइन क्या है उसकी, तो वहां पर कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमें देखने को मिलता है, दैट इज जो उदम पट्टी, जहां पर ये एग्जैक्टली जहां पर हमें टेम्पल मिला है उसका एंशिएंट नाम क्या है, अतुर, राइट। यहाँ पर अतुर नाम इसका नाम है, ATTUR, अतुर इस जगह का एंशिएंट नाम है, या फिर हम कह सकते हैं मिडिवल नाम है, हिस्टोरिक नाम है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जो यहाँ पर ये उदम पट्टी है इसका नाम ये इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इसको क्या बोलते थे, अतुर बोलते थे। और उसके साथ साथ जो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलेगा, सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक्स भी वहां के पता चलते हैं, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये साइंस टेक बेस्ड है, GS3 में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। क्या बात करी गई है यहाँ पर कि एलॉन मस्क की जो कंपनी है उन्होंने जो स्टार लिंक बनाया है उनको एक लाइसेंस दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अब वो क्या सैटेलाइट बेस्ड जो ब्रॉडबैंड सर्विस है इंडिया में दे सकते हैं। अब वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज अब अवेलेबल हैं ऑलरेडी इंडिया में। 3 और
जो प्रोग्राम्स हैं, 3 और जो कंपनीज हैं उनके साथ साइन हो चुके हैं, ऐसे जो मेमोरेंडम्स हैं, ऐसे जो लिंक्स हैं यहाँ पर। स्टारलिंक इज द थर्ड, तो इससे पहले जो हो चुका है दैट इज यूटेलसेट एंड वेब एंड जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एंड उसके बाद एक और फोर्थ एप्लीकेंट है जो कि अमेजोन का कुइपर है, तो अभी उसको यहाँ पर अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से इनको क्लियरेंस जरूर मिल गया है। अब यहाँ पर ये अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस दे पाएंगे वाया सैटेलाइट, ठीक है। अब सैटेलाइट जो बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उनका क्या बेनिफिट होता है? देखो, सैटेलाइट इन जनरल जब हम इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हैं तो उसमें या तो कोई केबल होती है, या उसमें कोई फाइबर होता है, या उसमें टावर्स होते हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो यहां पर प्रेजेंट होता है नॉर्मल ब्रॉडबैंड सर्विसेज में। लेकिन जब हमें रूरल फार ऑफ एरियाज में या रूरल एरियाज में, हिली एरियाज में जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है तो वहां पर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर हम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में जो वहां पर इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, बहुत ही फार ऑफ रीजन्स में रूरल कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करेगा, जो डिजिटल डिवाइड को कम करेगा, दैट इज दी स्टारलिंक। और दूसरे जो भी यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं वो यहाँ पर हमें हेल्प करने वाले हैं। इससे एक तो डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है डेफिनेटली, साथ में इससे सिक्योर्ड नेटवर्क भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनक्रिप्टेड नेटवर्क भी प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सिस्टम, राइट। तो ये जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज में जब हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तो वहां पर सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस के लिए भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दी प्रीलिम्स, राइट। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ऑल्दो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि जो यहाँ पर ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस होता है, इसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उनसे कम होती है। स्पीड भी कम होती है, लेटेंसी भी ज्यादा होती है। लेटेंसी मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर उन्होंने कोई चीज, लेटेंसी एज इन की मतलब यहां से कोई चीज भेजी है तो वहां तक जो रिसीवर है, सेंडर से और रिसीवर के बीच में एक टाइम गैप देखने को मिलता है, एक लैग देखने को मिलता है, बिल्कुल तभी के तभी लाइव नहीं होता है, एक लैग हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज वाई अगर आपसे कोई पूछे, 2 स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जो ये इंटरनेट सर्विसेज हैं, नॉर्मल इंटरनेट सर्विसेज हैं, रेगुलर इंटरनेट सर्विसेज है, वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज से स्लोअर होती है। नहीं, वो ब्रॉडबैंड जो आपके सैटेलाइट सर्विसेज हैं उनसे क्या होती है, फास्टर होती हैं। सैटेलाइट वाली थोड़ी सी स्लो होती हैं और लेटेंसी ज्यादा होती हैं। मतलब वो कहीं भी जो नॉर्मल सर्विसेज हैं उनसे ज्यादा बेटर नहीं है, बट यस जो नॉर्मल सर्विसेज हैं वो फार ऑफ एरियाज तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करा सकते। सो दैट इज व्हाई वी आर होपिंग फॉर दिस सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें यही बात करी गई है, एक ये नई डील हुई है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल हियर। तो प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सेप्टेड द कैनेडियन पीएम कार्नेज इनवाइट टू G7 में अभी G7 की समिट होने वाली है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो G7 है ये एक जो हाईली डेवलप्ड एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, ठीक है। 1973 का ऑयल क्राइसिस था, उसके बाद उसको फॉलो किया एक फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने, एंड उसके एवज में 1973 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो टॉप 6 जो कंट्रीज हैं, टॉप 6 जो लीडर्स कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो उन्होंने एक मीटिंग करी है 1975 में, जिसको बोला गया G6। अगर इसके मेंबर्स की हम बात करें तो मेंबर्स में आते हैं यूएसए। अगर हम G6 की बात कर रहे हैं तो यूएसए आएगा, यूके है, एंड देन उसके बाद है फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये कंट्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन 1976 में ही कनाडा ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, एंड फाइनली 1997 में हमें देखने को मिला कि रशिया हैज ऑल्सो ज्वाइन दी G7, क्योंकि अब ये G6 था, फिर कनाडा ने ज्वाइन किया, फिर G7 बना, फिर रशिया ने ज्वाइन किया, तो ये G8 बना 1997 में, राइट। देन उसके बाद 2014 में जैसे ही रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, वैसे ही उनसे जो मेंबरशिप है वो ले ली गई एंड उनको बाहर निकाल दिया गया। इस वजह से अब ये जो G6 से G7 बना था एंड देन G8 बना था, अब ये वापस क्या बन गया है, G7। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मेंबर कंट्रीज हैं अब वो कौन कौन सी हैं, अगर आप याद करना चाहें तो आप कॉन्टिनेंट बेस्ड याद कर सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन है, नॉर्थ अमेरिका से कनाडा है एंड यूएसए है, बिकॉज मैक्सिको इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डेवलप्ड कंट्री, एडवांस्ड कंट्री नहीं बोला जाता उसको। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, कनाडा है और अमेरिका है। देन उसके बाद अगर हम देखें इन दी यूरोप तो वहाँ से यूके है, देन फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, यू कैन रिमेंबर
देम इजीली। एंड एशिया से है जापान, राइट, चाइना भी नहीं है इसका मेंबर, सिर्फ जापान है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो G7 मेंबर्स कंट्रीज में जो ये मेंबर्स हैं, अब ये क्या, इनका काम क्या होता है, जो भी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उनके ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर बात करना। एनुअल समिट पर ये उनके ऊपर जो मल्टीलेटरल टॉक्स हैं वो होल्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 10% ग्लोबल पॉपुलेशन है, लेकिन मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग, दिस इज अ वेरी एडवांस्ड ग्रुपिंग। एंड जहाँ पर जो भी वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एंड देन UN है, उनके लीडर्स को भी इन्वाइट किया जाता है। एंड सेवरल अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लीडर्स को भी यहाँ पर सेपरेटली इन्वाइट भेजा जाता है। अब यहाँ पर इंडिया को भी रेगुलरली इन्वाइट आ रहे हैं 2019 के बाद। देन इस बार जो कनाडा में होने वाली है, कनाडा के अल्बर्टा प्रोविंस में होने वाली है। एज यू ऑल नो, जो कनाडा और इंडिया के रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो अभी थोड़े से स्ट्रेन्ड थे। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सीन, वी वर होपिंग कि यहाँ पर हमें इन्वाइट नहीं आएगा, लेकिन लास्ट वीक बिल्कुल एक हफ्ते पहले ही उनकी तरफ से इन्वाइट आया है। एंड इसको क्या देखा जा रहा है कि शायद से जो हमारी डिप्लोमेटिक टाइज हैं कनाडा के साथ, जो स्ट्रेन थे, अब वो दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं, अब वो दोबारा से ठीक होने के चांसेस हैं। साथ में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को मौका मिलेगा यूएस के प्रेसिडेंट से भी बातचीत करने का ओवर द इशू ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। एंड एज ही क्लेम्ड कि उन्होंने मीडिएशन करके ये एस्केलेशन रुकवाई थी इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया इसको सरासर नकारता है कि वहाँ पर कोई मीडिएशन नहीं हुआ था। ये जो पाकिस्तान है, हमने बायलैटरली इसको क्या किया था, डील किया था, बायलैटरल डिसीजन था। तो इसके ऊपर भी अब यहाँ पर इस मीटिंग के साइड लाइन्स में सेवरल बायलैटरल टॉक्स करने को यहाँ पर इंडिया को मिल सकती हैं, ठीक है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। चेनाब ब्रिज डिजाइन टू सर्वाइव लॉस ऑफ अ पियर। ये यहाँ पर आपको जो ये पियर्स दिख रहे हैं, ये जो आपको टावर्स दिख रहे हैं, बाई चांस इसमें से एक पियर हट भी जाता है, ये बोला जा रहा है, तब भी ये जो आपका ब्रिज है, इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है, ये इतना स्ट्रांगली बिल्ट है कि झेल जाएगा। अगर कोई नॉर्मल स्पीड में ट्रेन जाएगी तो वो ट्रेन गिरेगी नहीं। और बाकी मैंने आपको ये आर्क वाला जो कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया है कि जो आर्क पैराबोलिक फॉर्म में जो आर्क बनाई जाती है, ये बनाई ही इसलिए जाती है कि बहुत ज़्यादा हैवी लोड ये जो स्ट्रक्चर है ये बियर कर सके, ठीक है। ओके, very very important article, let's discuss about it. Navy set to commission anti submarine warfare ship Arnala on June 18. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एक वॉरशिप है शैलो वाटर्स में जो चलने वाली है, राइट। इंडियन नेवी इज ऑल सेट टू कमीशन इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC, जिसका नाम है अरनाला। अब यहाँ पर इसको कमीशन कर लिया गया है, ठीक है। इट इज ऑल कमीशन किया जाएगा जून 18 को, इट इज ऑल सेट टू बी कमीशनड, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या निकल के आती है कि ये 80% क्या है, इंडिजिनस। तो ये इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन दी फील्ड ऑफ डिफेंस। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएं या आपने मेंस में कोई पॉइंट करने हैं, लिखने हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, या आपने ऐसे लिखना है, तो उसमें इकोनॉमी का जब कंसेप्ट आए या उसमें जब डिफेंस का कंसेप्ट आए, तो आप उसमें यहाँ पर ये चीजें मेंशन कर सकते हो कि हम कैसे इंडिजिनसली अपने डिफेंस में भी जा रहे हैं, कैसे हम इंडिजिनसली और सारे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ यहाँ पर भी डिफेंस में भी, नेवी में भी खासकर हम यहाँ पर इंडिजिनस जो अपने सिस्टम्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वॉरशिप क्या है, 80% इंडिजिनस है एंड इट इज इक्विप्ड विद टू कंडक्ट, इसका काम क्या होगा, सर्विलेंस करना, रेस्क्यू मिशंस को परफॉर्म करना एंड माइनर तरीके से, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, माइनर या लो इंटेंसिटी के मैरीटाइम ऑपरेशंस भी ये परफॉर्म कर सकती है। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये हैवी जो इंटेंसिटी के जो ऑपरेशंस है, मैरीटाइम ऑपरेशंस, उनके लिए भी कैपेबल है, नहीं, ये लो इंटेंसिटी के लिए ही कैपेबल है। मेनली ये क्या है, सर्विलेंस के लिए है, मेनली ये क्या है, आपके रेस्क्यू मिशंस के लिए है। एंड एंटी सबमरीन इसको बोला जा रहा है क्योंकि ये सर्विलेंस करेगी, ये चेकिंग करेगी ताकि हम पहचान सके कि कोई सबमरीन तो यहाँ आसपास लोकेटेड तो नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ खासियत बताई गई है, 77 मीटर लॉन्ग है वॉरशिप, ग्रॉस टन इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर जो इसका वेट है 1490 टन है। इन द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट इंडियन नेवल शिप वॉरशिप, जिसको इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन के इंजन से, डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन से प्रोपेल किया जाएगा। मतलब क्या है, जो डीजल इंजन है वो किसको रन करेगा, वो वाटर जेट को रन करेगा। एंड जो वाटर जेट इंजन होता है, स्पेशली डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन जो है, ये प्रोपल्जन में काम आता है, मूवमेंट में काम आता है। एंड दिस हेल्प्स इन दी प्रोपल्जन सो दैट जो यहाँ पर शैलो वाटर्स हैं उसमें भी बहुत इजीली जो वाटर है उसको ब्रीद इन कर पाए, उसको इनटेक कर पाए एंड उसकी तरफ से क्या है, प्रोपल्जन सिस्टम
कंटिन्यू हो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब परफॉर्मेंस होनी हो शैलो वाटर्स में, तो इस तरीके का इंजन यूज होता है. तो ये बोला गया है, ये स्टेटमेंट आ सकती है कि इट इज द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप जिसमें एक डीजल इंजन वाटर जेट प्रोपल्जन सिस्टम हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.